हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला वैष्णवी पाठशाला में। तो हम आ गए हैं अपने मूल अधिकारों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जहाँ पर हम अब मूल अधिकारों को पढ़ेंगे। 6 प्रकार के मूल अधिकार पढ़ेंगे और उन 6 प्रकार के मूल अधिकारों में आज हम पढ़ने जा रहे हैं समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, जिसमें हम 14 से लगा करके 18 तक समता के अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न भी बन जाता है कि समता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत कवर होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो समता का हमारा अधिकार है, ठीक है, समता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लगा करके 18 तक आता है, यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये हमारे समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम उसी में पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 समझना आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में इस चीज़ को लेकर के बहुत बहस हुई, बहुत सारी बहस हुई और फाइनली हुआ क्या कि लोकसभा में बिल वो पेश भी हो गया। आप लोग उसके बारे में जानते भी होंगे। तो इसीलिए वहाँ पर जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 था, वहाँ पर बहुत सारी चर्चा पर चर्चा हुई। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम जानकार थे, उन लोगों ने पूरी जान लगा दी कि किसी प्रकार से उस विधेयक को रोका जाए। लेकिन फाइनली हुआ क्या, लोकसभा में वो पास हो गया। अब देखते हैं राज्यसभा में उस पर किस प्रकार से बहस होती है, किस प्रकार से चर्चा होती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। चलिए हम आर्टिकल नंबर 14 पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या है, ये हमें कौन कौन सी चीज़ें बताता है और ये हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 14 हम पढ़ते हैं। लिखा है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को राज्य, इस चीज को हम कवर करते जाते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को हमने समझाया था, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ आर व्यक्ति। ठीक है, सिटीजन और नॉन सिटीजन कैसे हैं, वो व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हम चाहे ऐसे व्यक्ति को ले लें जिसके पास भारत की नागरिकता है, या चाहे ऐसे व्यक्ति को ले लें जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है। दोनों के लिए बात हो रही। व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, ठीक है, एक वर्ड यहाँ से निकला, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर से समझिए, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने उसको बराबरी का भाव, विधि के समक्ष समता, या देखिए यहाँ पर या वर्ड लगा है, या का मतलब दिस और दैट, ये कंडीशन फॉलो हो या ये कंडीशन फॉलो हो, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 14। अब आपको राज्य समझ में आ गया, जो कि हमने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ा था। ठीक है, राज्य की डेफिनेशन हमने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ी थी। वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती थी, ये सारी कुछ आप जान सकते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 12 का लेक्चर देख करके। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 में हमने राज्य को समझा था कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति यानी कि सिटीजन या नॉन सिटीजन को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब सीधी सीधी बात ये कह रहा है, अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति है, उसको विधि के समक्ष एकदम समानता प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कानून किसी को कम समझे, किसी को ज़्यादा समझे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ड हमारे सामने निकल के आ गए हैं, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत से बनते हैं कि विधि के समक्ष समता, ठीक है, क्या है, या विधियों का समान संरक्षण क्या है। इस चीज़ को हम समझते हैं क्योंकि यहीं से हमारे सामने क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से आयोग हमको फंसा देता है। ठीक है,
चलिए फिर एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये है क्या। इसको हम डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, ठीक है, अंतर करके देखेंगे, क्योंकि दोनों शब्दों को हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं विधि के समक्ष समता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरी बात है विधियों के समान संरक्षण से, विधियों के समान संरक्षण, इसको हम बोलते हैं इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको ऐसे समझिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन दो चीज़ों को समझेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया कि आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत राज्य क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति का मतलब सिटीजन या नॉन सिटीजन, व्यक्ति के समक्ष समता, इसको समझना है, और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब ये जो दो शब्द आपको डिफिकल्ट नज़र आ रहे हैं, इन चीज़ को आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, समझिए। पहले हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, किस प्रकार से ये रखा गया है, ठीक है। देखिए, विधि के समक्ष समता को अगर हम देखें तो ये हमें इंग्लिश लॉ से प्राप्त होता है। मतलब इंग्लिश लॉ का मतलब ब्रिटेन से हमको ये चीज़ प्राप्त होती है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति थे डायसी, ठीक है। डायसी के रूल ऑफ लॉ से हमें विधि के समक्ष समता का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। डायसी के रूल ऑफ लॉ से हमें विधि के समक्ष समता या इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट प्राप्त होता है। अब ये होता क्या है, ठीक है। देखिए, ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के सामने जो कानून होगा वो समक्ष मतलब बराबर होगा, समान होगा। कानून की दृष्टि से ऐसा नहीं होगा कि अमीर को हम, अगर मान लो कि एक अमीर और एक गरीब अगर गिरफ्तार होता है तो कानून ऐसा नहीं करेगा कि अमीर ने मान लो कि एक ऑफेंस किया, अमीर ने भी चोरी करी और गरीब ने भी चोरी करी, तो ऐसा नहीं होगा कि कानून के सामने जब दोनों पेश होते हैं तो कानून अमीर को कम सजा दे और गरीब को ज़्यादा सजा दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, मतलब ये नकारात्मकता के भाव को भी लेकर के चलता है, ठीक है। ये एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट है। तो बताया क्या कि कानून यानी कि हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में कैसा होगा, समान होगा। हर व्यक्ति कानून की दृष्टि से कैसा होगा, समान होगा। हर व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान होगा। ऐसा नहीं कानून करेगा कि गोरा है तो उसको हम कम सजा दें, काला है तो उसको हम ज़्यादा सजा दें, ठीक है। उच्च जाति का है तो उसके समक्ष हम कानून विधियाँ उसकी दूसरी हैं, ठीक है। निम्न जाति का है तो उसके समक्ष कानूनी विधियाँ दूसरी हैं। जैसे कि हम इंडियन पीनल कोड 1860 की बात करें, 1860 की बात करें, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें, ये जो हैं ये पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होती हैं, हर व्यक्ति पर लागू होती हैं, ठीक है। वो चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति हो, ठीक है। मतलब क्या है कि कानून हर व्यक्ति को एकदम समता की दृष्टि से देखेगा, एकदम समान दृष्टि से देखेगा। ये कहता है विधि के समक्ष समता। बात समझ में आ गई। और ये लिया कहाँ से गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, डायसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया है, और एक ये नकारात्मक कॉन्सेप्ट है और हर व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, ठीक है। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि ये एक रेसिंग ट्रैक है, सपोज करिए ये एक रेसिंग ट्रैक है। यहाँ पर क्या है, 3 बंदे खड़े हुए लाइन से, 1 2 3, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 व्यक्ति खड़े होते हैं, ठीक है। ये एक रेसिंग ट्रैक है, इसको समझिए। ये एक रेसिंग ट्रैक है जहाँ पर है क्या कि आपको एक चक्कर सबसे पहले लगाना है। एक चक्कर जो सबसे पहले लगा लेगा वो हमारा जीत जाएगा। तो आप बताइए सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा? सबसे पहला चक्कर तो ये छोटा वाला लगाएगा ना, 1 नंबर का लगा लेगा। दूसरा वाला क्या है, उससे थोड़ी देर में लगाएगा। तीसरा वाला क्या है,
उससे सबसे लास्ट में पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए ये समानता है, ये समानता प्रदर्शित की गई। तो एक तरीके से यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट हमारा नकारात्मक आएगा। इसीलिए विधि के समक्ष जो समता है ये एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो विधि के समक्ष समता का तात्पर्य क्या है, यहाँ से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं विधियों के समान संरक्षण की। विधियों का समान संरक्षण क्या है, इसको समझते हैं। देखो, विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है कि परिस्थिति के अनुसार सबको समान समझा जाएगा। परिस्थिति के अनुसार जो समानता होगी वो प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, तो परिस्थिति की बात यहाँ पर करता है। अच्छा हाँ, ये लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्सेप्ट से, यानी ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी अमेरिका से प्रेरित हुआ है विधियों का समान संरक्षण। ठीक, और ये कैसा एक कॉन्सेप्ट है, ये एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है, सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। इसको समझते हैं। अभी ये आपको कम समझ में आया होगा। हमने कहा परिस्थिति के अनुसार सबको समान समझा जाएगा। जैसे कि हम और आप हैं, ठीक है, या आप हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब कल को आप मान लो IAS PCS बनते हैं, ठीक है, तो आपकी जो क्लास होगी, आपका जो रुतबा होगा, आपका जो स्टेटस होगा वो ऊंचा हो जाएगा। तब आपकी तुलना आम व्यक्ति से नहीं की जाएगी, आपकी तुलना आपके पद पर बैठे व्यक्ति से ही की जाएगी। बात समझ में आई? तब कानून क्या होगा, IAS के लिए जो कानून है वही IAS नेक्स्ट IAS के लिए कानून क्या है उसकी तुलना करेगा। आपकी तुलना आम व्यक्ति से नहीं की जाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे रोड पर चलते हैं, कोई राष्ट्रपति की गाड़ी या कोई प्रधानमंत्री की गाड़ी या CM की गाड़ी निकलती है तो पूरी रास्ताएं खाली कर दी जाती हैं। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, ऐसा क्यों? भाई, जब आर्टिकल नंबर 14 सबको समान संरक्षण प्रदान करता है तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? वो भेदभाव इसलिए क्योंकि उनकी क्लास दूसरी है। वो समान के बीच में एक होगा भेदभाव और असमान के बीच में भेदभाव होगा। समान असमान की विधि दूसरी है और असमान की विधि दूसरी है। समझ में आई बात? ठीक है। जैसे कि आपको एक प्रश्न और भी उठता होगा कि सर जी, आप देखते होंगे कि लाल बत्ती या नीली बत्ती का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लाल बत्ती या नीली बत्ती, एम्बुलेंस में लगी होती है नीली बत्ती। तो अगर आप मान लो आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है तो आपको हम भी लगा सकते हैं नीली बत्ती, ठीक है, तो आप नहीं लगा सकते हो। आपको कानूनी वहाँ पर वैधता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि वहाँ पर जो समानता है वो दूसरी है, वो कार्य अलग है। ठीक है, तो परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर जो संरक्षण होगा वो समान दिया जाएगा। तो परिस्थिति के अनुसार यहाँ पर समानता प्रदर्शित करता है कौन? विधियों के समान संरक्षण, यानी विधियों का समान संरक्षण। ये एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट प्रदर्शित करता है। अब परिस्थिति के अनुसार समान संरक्षण को समझते हैं। जैसे कि हमने ये रेसिंग ट्रैक का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, परिस्थिति की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति ऐसी है कि ये एक गोलाकार है, अगर परिस्थिति हमारी ऐसी होती, ये एक सीधा रास्ता होता, सीधा पाथ होता, तब यहाँ पर रनर हम सीधा रख सकते थे कि क्योंकि परिस्थिति हमारी इस प्रकार से थी, सबके लिए समान थी। लेकिन परिस्थिति यहाँ पर ऐसी है कि जो पहले चक्कर लगाएगा वो पहले पहुँचेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से खड़ा करेंगे, इनको हम उसी हिसाब से इनको हम खड़ा करेंगे तो ताकि वहाँ पर जो इनके साथ न्याय हो वो समान हो। ठीक है, तो ये जो विधियों का समान संरक्षण है वो समान परिस्थिति के सामने समान की बात करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी को लेकर के एक केस आया था हमारे सामने, विधियों के समान संरक्षण को लेकर के।
इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण का केस था 1975 का। तो इसमें ये केवल भी बात कही गई थी जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, सॉरी ये डाइसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि डाइसी से संबंधित भी 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं, वो जब आप मेंस के लिए लिख रहे होंगे तब आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है, जो है ये क्या बेसिक फीचर है, तो यहाँ पर ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रूल ऑफ लॉ एक बेसिक फीचर है, इसलिए 368 के अंतर्गत इसमें अमेंडमेंट करके आप इसको लागू नहीं करवा सकते हो, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो इतनी बात हमारा आर्टिकल नंबर 14 कहता है। अब इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर अपवाद भी रखे गए हैं, ठीक है। अपवाद कैसे रखे गए हैं उन चीज़ों को और हम समझ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो हमारा 14 होगा ये पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब अपवादों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपवादों से भी प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए फिर आर्टिकल नंबर 14 के अपवाद पढ़ते हैं। अपवाद देखिए, अपवाद क्या होते हैं। अपवाद को पढ़ने से पहले आप 2 प्रकार के केस जानते होंगे, 2 प्रकार के, एक होती है फौजदारी, ठीक है, और एक होती है दीवानी। एक फौजदारी मामले होते हैं और एक दीवानी मामले होते हैं। फौजदारी और दीवानी का मतलब क्या होता है? देखिए, फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल ऑफेंस, जो क्रिमिनल प्रकृति के केस होते हैं वो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं, और दीवानी का मतलब होता है सिविल केसेस, जो सिविल ऑफेंस होते हैं वो दीवानी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लूटपाट हो गई, हत्या हो गई, ठीक है, ये सारे जितने भी केसेस आ गए, कत्ल हो गया, ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आएंगे। और दीवानी केसेस के, दीवानी ऑफेंस के अंतर्गत कौन से आएंगे? जैसे कि ज़मीन जायदाद का मुद्दा हो गया, ये सब सिविल केसेस के अंतर्गत आएंगे। तो अब इन्हीं चीज़ों को आपको समझना है। तो अपवाद के बारे में समझ लेते हैं। तो अपवाद देखो क्या कहता है हमारे सामने, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, या हम राज्यपाल की बात कर लें, ठीक है, राज्यपाल की बात कर लें। अगर मान लो कि इन्होंने कोई ऑफेंस किया, राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति कोई ऑफेंस आया, तो होता क्या है इस कंडीशन में 361 आर्टिकल नंबर 361 के अंतर्गत उन पर किसी प्रकार से फौजदारी या दीवानी का मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे कि अपवाद स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल ने कोई भी ऑफेंस किया, ठीक है, कोई भी ऑफेंस किया, कोई भी कार्य किया जो कि फौजदारी के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल नंबर 361 के अंतर्गत इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की सूट फाइल नहीं की जाएगी। लेकिन दीवानी के लिए थोड़ा सा ये है कि आपको इनको 2 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको सूचित करना पड़ेगा, ठीक है, दीवानी के केसेस में ऐसा है। तो कुल मिलाकर के इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये कार्यक्रम में हो, मतलब अपने कार्यकाल में हो, ऐसा नहीं कि इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, इसके खिलाफ भी नहीं, इसके बाद भी नहीं किया जा सकता है, तब हो सकता है, ठीक है, कार्यकाल के दौरान अगर ऐसा होता है। दूसरा ऑफेंस, यहाँ पर दूसरा अपवाद समझते हैं। देखिए, दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद ये है कि मान लो कि संसद के सदस्य हैं, ठीक है, संसद के सदस्य हैं, कार्यवाही के दौरान कोई वोट डालते हैं, जो वोटिंग होती है संसद के अंदर, कोई वोट डालते हैं, और उस वोट डालने की कार्यावधि में ऐसा कोई ऑफेंस उनके द्वारा होता है जो कि फौजदारी या दीवानी के अंतर्गत आता है, तो उनके खिलाफ भी किसी प्रकार की सूट फाइल नहीं की जा सकती है, किसी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। तीसरे अपवाद के तौर पर आते हैं, जैसे कि हमारे राजदूत हो गए, अम्बेसडर हो गए, तो अम्बेसडर को भी क्या किया गया है, इन ऑफेंसेस से थोड़ी सी छूट प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से ये हमारे अपवाद थे। तो 3 प्रकार के अपवाद ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक संसद वाला हो गया, संसद की कार्यवाही के दौरान वोट डालने वाला, और तीसरा हमारा क्या हो गया, जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, एम्बेसी जो होती हैं, और राजदूत जो होते हैं, उनको भी फौजदारी या दीवानी मुकदमा उनके ऊपर भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा जो समता का अधिकार है ये पूरा होता है, और इसके तीनों हमने अपवाद भी समझ लिए कि अपवाद कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार फिर से इसको समझते हैं हम आर्टिकल नंबर 14 को। देखिए, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है?
राज्य यानी कि जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की डेफिनेशन दी गई है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र की बात कर रहा है, किसी व्यक्ति वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि विधि के समक्ष समता क्या होती है, विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। ठीक है, जो विधि के समक्ष समता है ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये एक नकारात्मक कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है और ये एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल नंबर जो 14 होता है वो ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। देखिए आर्टिकल नंबर 15 क्या है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 क्या है।